देखिए, मैं आप लोग को आज बीपीएससी नोटिफिकेशन 2024 का मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, मैं आपको पहले आगाह करता हूं कि इस अधिसूचना 2024 में जो होगी परीक्षाएं, आप लोग अभी से डेडिकेटेड और पूर्णतः एकदम उसकी तैयारी में जमकर लग जाएं, क्योंकि यह नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको पूरा एकदम सिलेबस के साथ में आपको बताऊंगा। एक एक तथ्य पर मैं आपसे बात करूंगा और तत्पूर्ण बात होगी आपसे हमारी, और एकदम तन मन से लग जाइए, क्योंकि बहुत ही एकदम मजेदार और बहुत अच्छी सीट लेकर आने वाली है 2024 में आपको बीपीएससी के थ्रू। देखिए, बीपीएससी जो नोटिफिकेशन 2024 में लेकर आया हूं, इसके द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बिहार लोक सेवा आयोग संभवतः 2024 की पहली तिमाही में आएगी, ये आपको मैं पहले आगाह कर देता हूं। और यह जो बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं जो आएगी, ये अधिसूचना जारी आपको मार्च से अप्रैल तक हो जाएगी। जो भी उम्मीदवार बिहार के विभिन्न विभागों में सिविल सेवा में अपना पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी से ही लग जाएं, और उनके लिए एक सुनहरा मौका है। बीपीएससी की जो पात्रता होती है, मैं बताना चाहता हूं, बीपीएससी की पात्रता पर मैं बात करूंगा आपसे। बीपीएससी की पात्रता यह है कि किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो विषय जिसमें हो, कोई एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, और यूजीसी से वो मान्यता प्राप्त हो विश्वविद्यालय। जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे कि कोई बीटेक करके आता है, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करके आता है, कोई बीकॉम कर लेता है, कोई आर्ट यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी कर लेता है ग्रेजुएशन, जो भी हो, ये होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी में एज है ना, मतलब मैं बात कर रहा हूं एज की, ठीक है, एज। देखिए, एज में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज है कि यूआर यानी जनरल, यूआर मेल में इनका मैक्सिमम और मिनिमम, इनका मिनिमम एज जो है, मिनिमम एज इनका 20 साल है, मेल का, यूआर मेल का। अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम एज की बात करते हैं, तो इनका 37 ईयर्स है। यूआर जनरल मेल में 37 ईयर्स है। यही अगर मैं यूआर फीमेल की बात करता हूं, तो मिनिमम की बात होगी तो वही सेम हो जाएगा, मिनिमम एज 20 ईयर्स। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम की बात होती है, मैक्सिमम की बात होती है, यह जो है 40 ईयर्स हो जाता है। यानी कि पुरुष से मेल को 3 साल ज्यादा मिलता है। अगर हम एससी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, तो मिनिमम इनका सेम रह जाएगा, मिनिमम इनका सेम रह जाएगा 20 ईयर्स। मैक्सिमम एज की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एज की जैसे इनका मैं बात करूंगा एससी एसटी कैटेगरी का, इनका 42 ईयर्स होता है 37 से, यानी कि इससे 5 साल इनका प्लस एज रहता है, 5 ईयर्स इनका प्लस रहता है। अब अगर इनको बात किया जाए, इसी में हम लोग बात किए थे यूआर फीमेल, लेकिन इसी में यूआर फीमेल की बात है। अगर इसी में हम लेते हैं एससी या इसी में लेते हैं हम ओबीसी का, ओबीसी फीमेल का, इसका भी 40 ईयर्स होगा। तो आपको मैं एज की बात आज किया, तो अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, इसके द्वारा मैं अब बताया, अब इसी से जो है आपको मैं आपको बीपीएससी सिलेबस पर लेके चलता हूं। तो मैं आपको पीटी और मेंस का सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी में लगे थे या जो कर रहे होंगे, उन सब अभ्यर्थियों से मेरा ये कहना है कि आप अपने ये तैयारियों को तरोताज़ा कर लें, और इस सिलेबस के थ्रू आप एकदम तन और मन से लग जाएं, एक रणनीति के तहत। मेरा ये कहना है कि बिहार सिविल सेवा परीक्षा, जो मैं पहले ही बता चुका था कि बहुत सारे सीट लेके आ रही है। देखिए, इसमें पीटी
इसमें पीटी 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर के होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। और ये पता है कि पीटी की तैयारी आसान होती है। जो भी बच्चे रेलवे, एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी करते होंगे तो उन्हें पीटी निकालना आसान होती है, क्योंकि पीटी का जो सिलेबस होता है ना, वो करीब करीब जनरल कंपटीशन से मिल जाता है। और ये अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि जब आप पीटी की तैयारी करेंगे तो एक आवश्यकता अनुसार अपने जो पढ़े होंगे आप, वो डेफिनेटली है कि आप कट ऑफ तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रहे कि पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी में फर्क होता है। पीटी किसी तरह से आप सेल्फ स्टडी करके आराम से अपने अंदर पढ़ के बैठ के रूम में आप तैयारी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस की तैयारी में आपको एक रणनीति के तहत तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं अब आपको सिलेबस में लेकर चलता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका जो मेंस का जो परीक्षा होती है, क्वालिफाइंग पेपर 2 होती है, एक ऑप्शनल होता है और एक हिंदी होती है, समान हिंदी होता है। दूसरा होता है GS 1 समानाध्ययन। तीसरा पेपर जो आपको मैं बताऊंगा वो पेपर 2, जिसको समानाध्ययन GS 2 बोलते हैं हम लोग। और एक चौथा पेपर होता है इसका, 1, 2, 3 चौथा पेपर होता है इसका ईसे का कंप्लीट। ये ईसे जो है ना, ईसे भी जो हमारा है 300 अंक का होता है, ठीक है, 300 का, ठीक है, ओके, 300 अंक का ईसे भी होता है। अब आपको ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 3 घंटे की होती है। लेकिन यह ध्यान रहे कि सब पेपर जो होती है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, मैं सब बताऊंगा। सभी पेपर अलग अलग समय में होती है, एक ही बार में सब पेपर नहीं होती है। चलिए, हम क्वालिफाइंग पेपर की बात कर रहे हैं। हिंदी जो है आपका 3 घंटे की होगी। 30% अंक लाना अनिवार्य होता है इसमें, जिसके तहत आप समझ गए कि सामान्य हिंदी में जो है हमारा निबंध जो है 150 निबंध 30 अंक का आता है। और एक निबंध जो एक नॉर्मल निबंध होता है, जो आराम से आप व्याकरण में पढ़े होंगे, जो लिख सकते हैं, 30 अंक का होता है। अगर किसी भी तरह बनाते हैं उसको तो 15 से 20 अंक तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। दूसरा है व्याकरण आपका व्याकरण भी 30 अंक होता है। व्याकरण के अंतर्गत कहा जाए तो बहुत सारी चीजें, जैसे विलोम शब्द, विपरार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि विक्षिप्त, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, बहुत सारी चीजें हैं जो आराम से आप लोग पढ़े होंगे और तैयारी करते होंगे भी थोड़ा सा भी, तो आराम से इसमें भी आराम से 30 नंबर का होता है, जो आराम से 15-20 नंबर आ ही जाते हैं बच्चे। दूसरा है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास ऐसे होता है जिसमें कई सारे वाक्यों को मिलाकर मिश्रित वाक्य होते हैं, शुद्ध वाक्य से अशुद्ध वाक्य बनाए, इसमें कारक को पहचाने, इस तरह से होते हैं, जो आराम से 25 अंक के आते हैं, आराम से इसमें 15-20 आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि संक्षेपण, हाँ, संक्षेपण के बारे में बता रहा हूँ, 15 अंक का होता है। संक्षेपण क्या होता है कि बड़ा सा एक गद्यांश मिल जाएगा, उसको पढ़िए और एक छोटा गद्यांश बना के उसको आप हल कर लीजिए। जो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब इस तरह का अगर है सिलेबस तो हम आराम से 30% अंक तो आराम से क्वालिफाई कर ही जाएंगे। अब आइए ऑप्शनल पेपर जो होता है, जिसको मैक्सी विषय कहते हैं, इसमें भी 100 मार्क्स के हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना है आपको, ये भी क्वालिफाइंग पेपर है, बट इसका क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं वो निबंध है, संक्षेपण है। लेकिन इसका जो होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो आप आराम से बना सकते हैं, MCQ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला है कि जैसे इसमें भी हमारा 30% लाना अनिवार्य है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ GS 1 पे, ठीक है। GS 1 की अगर हम बात करते हैं तो GS 1 में क्या होता है कि 300 अंक की परीक्षा होगी, 3 घंटे की होगी। चलिए, इसकी मैं आपको सिलेबस की बात करता हूँ। सिलेबस कुछ नहीं है, एकदम एक रणनीति के तहत अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूर्व पढ़ाई और वर्तमान पढ़ाई और अपनी सोच को जैसे ही मिला देंगे आप, तो आराम से सिलेबस इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। देखिए, ये चीज क्या होती है ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम लोग पहले से भी जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारे अंग्रेज की घटनाओं से लेकर मुगल काल से अंग्रेज की घटनाओं तक की होती है, जो आप लोग पहले कई बार पढ़े होंगे, और जब भी रेलवे का ऐसी जगह तैयारी करते होंगे तो ये सब आपको देखने को मिला होगा। लेकिन ध्यान देना है, ये आपको पेटी नहीं है, ये आपका मेंस है, जिसके आपको एक रणनीति और अपने सोच, अपनी मेहनत पे ये विश्वास करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें मेंस है, हमको लिखना है।
न कि टिक करना है। अगला है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति क्या होता है? हमारे देश के अंदर जो संस्कृति होती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारे देश में हर स्टेट की अपनी भाषा होती है, अपनी एक नृत्य होता है, अपना एक लोक नृत्य होता है, अपना उसका अपने एक स्थानीय नृत्य होता है, स्थानीय भाषा होती है। इस तरह से कई सारे कल्चर्स की बात करते हैं हम लोग, तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वो आ जाता है। जो कि अब हमें आपको बताना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ये देखिए पूरा यहाँ की फर्स्ट में जो है हमारा भारतीय इतिहास और संस्कृति, इसको हम लोग ग्रुप ए क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो इसको हम ग्रुप ए के क्षेत्र में रखते हैं। जैसे ही जीएस का पेपर मिलेगा आपको, वो ग्रुपिंग वाइज मिलेगा आपको, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत मिलेगा। लेकिन जैसे ग्रुप ए की बात हम करेंगे, ग्रुप ए में आपको भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आएंगे बहुत ही आराम से। जैसे देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या होगा, टोटल ये दोनों से 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आपके पेपर में रहेंगे, लेकिन आपको बनाना कितना है? 3 क्वेश्चन, यानी 6 में से 3 क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, यानी 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 को आपको बनाना है। चलिए मैं दूसरा बात करता हूँ इसका। ठीक, इसका क्या होता है, ये दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा दूसरा, यानी ग्रुप बी, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप बी। यानी ग्रुप बी जो पेपर में जो हमारा ग्रुप बी आएगा जीएस 1 में, वो आएगा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल का महत्व और वर्तमान, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल और नेशनल, हमारा भारत से जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं, जैसे भारत से पाकिस्तान से क्या संबंध हमारे हैं, अमेरिका से क्या संबंध हमारे हैं, हमारे पड़ोसी देश से कैसी संबंध है, ये सारी बातें आपको इसमें रहेगा अंतर्राष्ट्रीय का। और उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ वर्तमान घटना चक्र। वर्तमान घटना चक्र का मतलब समझ जाइए कि करंट अफेयर्स की बात कर रही है, जो वर्तमान में घटना हो रही थी, ये साल भर पहले 6 महीने पहले जो घटना हो चुकी है। इसमें एक बात और ध्यान देना, हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जब बात करती है, इसमें हमारा ये फोकस करना पड़ेगा आपको कभी भी कि दिमाग में ये रखना है कि ये जब भी बात करेगा, अगर पड़ोसी देश की बात करेगा तो उसका अर्थव्यवस्था की बात कर देगा, अगर कोई दूसरे देश की बात करेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेगा, उस देश से क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था है, भारत की क्या सुरक्षा उस देश के अपेक्षा, जैसे चाइना से हमारा सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, हमारा पड़ोसी देश के चाइना के साथ व्यापार कैसा है, उसके साथ अर्थव्यवस्था से हमारा क्या संबंध है उसका, ये सारे बहुत सारे से कंप्लीटेड क्वेश्चन आएंगे जो आपको पढ़ने की जरूरत है। एक रणनीति के तहत पढ़ेंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व और वर्तमान घटना चक्र समझ गए। वर्तमान घटना चक्र का मतलब कि हमारे देश से बाहर जो करंट अफेयर्स हैं वो हम पत्रिका के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से पढ़ेंगे, एक रणनीति के तहत आराम से। इसमें क्या होगा, इसमें भी ध्यान देना आपको है, कभी भी इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें 2 को आपको हल करना है। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हल करना कितना करना है? 2 क्वेश्चन का हल करना है, कंप्लीट। अब अगला तीसरा हमारा क्या है कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। देखिए बहुत सिंपल सी बात है हमारा कि सांख्यिकी विश्लेषण क्या होता है। सांख्यिकी विश्लेषण हमारा देश के अंदर और देश के बाहर, तो हमारे देश के अंदर की बात हम लोग जानेंगे। इसके अंदर जो है सांख्यिकी विश्लेषण में क्या होता है कि अपने देश के अंदर जो भी बातें होती है, जैसे कि डाटा के बारे में, डाटा एनालिसिस के बारे में, ऐसा नहीं कि इसको हम कह सकते हैं DI, डाटा एनालिसिस। अब जो क्वेश्चन है सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन से जब क्वेश्चन आता है चित्रण से, तो उसको डाटा इधर कुछ सालों से क्या कर रही है हमारे बीपीएससी कि डाटा एनालिसिस है ना, डाटा एनालिसिस के तहत ये क्वेश्चन डालते हैं कि जैसे कि हमारा देश का क्या स्थिति है, कितना डाटा है, कौन से कितना जीवन प्रत्याशा है, कितना क्या है, वो बहुत सारी चीजें होती है जो डाटा एनालिसिस के थ्रू होते हैं। और डाटा एनालिसिस में कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी इसकी डाटा एनालिसिस की बात होती है हमारे यहाँ, तो ये जो लड़के बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही आसान है। डाटा एनालिसिस के थ्रू जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। इसमें भी क्या होता है कि 4 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं कभी भी कि 4 क्वेश्चन में 2 का जवाब देना पड़ता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि ग्रुप ए में हमें 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ग्रुप बी में हमें 2 क्वेश्चन का देना है, और इसमें 2 क्वेश्चन, यानी कि 3, 2, 5, 2, 7, यानी कि इस तरह से हमने देखा कि टोटल जो हमारा है 7, यानी 7 से 8 क्वेश्चन का हमको जवाब देना है। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन का, जो हमारा कितना नंबर का होगा, 300 नंबर का होगा, कंप्लीट। अब ध्यान ये देना है आपको, हम लोग को, कि जब भी हम GS1 का एग्जाम देंगे तो ग्रुप बाई क्वेश्चन रहेगा।
किसी भी ग्रुप का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर एक क्वेश्चन भी आप छोड़ते हैं तो समझिए कि आप अपने क्लास के अंदर, आप परीक्षा हॉल में अपने आप को आत्महत्या कर रहे हैं। ये चीज हमेशा याद रखना है कभी भी कि हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अब समझ गए? तो इस तरह से 300 मार्क्स के हो जाएंगे इसके जीएस 1 के 8 क्वेश्चन में 300 मार्क्स हो जाएंगे। देखिए अब हम आपको ले चलते हैं जीएस 2, तो पेपर 2 यानी जीएस 2 में चलते हैं। जीएस 2 भी 300 अंक का होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी। और इसका जो सिलेबस हमारे यहाँ पहला क्या है कि हम लोग ग्रुप ए जो होता है ना, ये पेपर, ठीक है, ये ग्रुप ए होता है। ग्रुप ए में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या होता है, हमारे भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। जिसे कि हम जब भी अपने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे भारतीय संविधान से कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे कि शून्य काल क्या है, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास कि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जीएसटी, नहीं सॉरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकार, जैसे भारतीय संविधान में दिया गया है कि अपने मौलिक अधिकार की व्याख्या करें, या भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसके बारे में संक्षेपण वर्णन करें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो कि आपको भारतीय संविधान का खूब गंभीरता से पढ़ने की आवश्यकता है। और इससे जब भी पेपर आएंगे ध्यान रखिएगा 4 क्वेश्चन आएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से, आपका 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 को आपको बनाना है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल देखने में दोनों अलग अलग चीज लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों है अलग अलग। लेकिन हमें जब यहाँ पढ़ाया जाता है बीपीएससी में, जब तैयारी हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और भूगोल में कुछ ऐसे चीजें होती है पढ़ने को, दोनों में सिमिलरिटी रहती है, दोनों में समानता रहता है। और उस समानता के तहत अगर हम पढ़ते हैं तो हमें दोनों की तैयारी आराम से मिल जाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि बैंकिंग की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं ना, उन्हें ये चीज भारतीय अर्थव्यवस्था ये सब अच्छी लगता है, आराम से डाटा। लेकिन देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों में मिलता है, ठीक है, दोनों में मिलेगा क्या, जैसे देखिएगा, जैसे क्या होगा कि अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है, जीएसटी की बात करते हैं, जो भी अभी हमारे हाल फिलहाल हमारे देश में 2 साल पहले लागू हुई थी, तो जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी क्या है, जो कि अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों से मिलता है, दोनों अलग अलग चीजें। लेकिन मैं बोल रहा था कि जो दोनों में पढ़ना है, जो दोनों में पढ़ना है उसको हमको फोकस करनी है और उस विषय पे हमको फोकस करनी है मेन। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये दोनों की सिमिलरिटी, जैसे कृषि हो गया, ओके, ये कृषि जो है दोनों में पढ़ना है, कृषि दोनों में पढ़नी है, दोनों पे हमको फोकस करना है। दूसरा है जनसंख्या, ठीक है, दूसरा क्या होती है जनसंख्या, जनसंख्या दोनों में पढ़नी है, इनको दोनों में फोकस करनी है। इस तरह से तीसरा अगर बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं, तो दोनों में पढ़नी है, अर्थव्यवस्था में और भारत के भूगोल में भी पढ़नी है। इस तरह से हम दोनों को इस तरह से फोकस करनी है कि ये दोनों में जो समानता होती है, समानता चैप्टर, उस पर हमको फोकस करनी है। तो अब हम आपको ग्रुप सी, यानी कि जब जीएस का सेकंड पेपर की जब बात करते हैं तो उसमें ग्रुप सी पोस्ट होता है, ठीक है। ग्रुप सी जो होती है पेपर, उसमें देखिए कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव। देखिए विज्ञान जो ऐसी चीज है कि हम लोग जब बचपन से विज्ञान पढ़े हैं, लेकिन विज्ञान को जब जैसे ही हम लोग जो विज्ञान पढ़ा थ्योरी के रूप में पढ़े, लेकिन विज्ञान को जैसे हम प्रैक्टिकल के रूप में लाते हैं, व्यवहारिक रूप में जब विज्ञान का यूज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि साइंस टेक। साइंस टेक मतलब कि जैसे साइंस के क्षेत्र में जो इन्वेंशन होता है या फिर कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, जैसे आपको इसमें ऐसे समझ सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान में कि जैसे एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी स्मार्ट सिटी, जब कोई स्मार्ट सिटी को अगर कहा जाए कि इसको डेवलप करने के लिए साइंस का क्या क्या चीज उपयोग में हम ला सकते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल में जो उपयोग में हम लाते हैं ना, उसको हम साइंस प्रौद्योगिकी कहते हैं, कंप्लीट। तो इस तरह से जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की बात करते हैं तो कोई भी स्मार्ट सिटी को बनाने में या किसी तरह के कोई भी पुल को निर्माण करने में जो भी बड़े बड़े वर्क होते हैं, उसमें साइंस का जो योगदान होता है ना, वो हम सब विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसको रखते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, ठीक है। अब इससे देखिए, इससे भी हमारा ग्रुप से में क्वेश्चन आते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित, साइंस टेक के क्वेश्चन।
इससे हमेशा याद है कि 4 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जिसमें कि 2, ठीक है, 4 में 2 हल करना है। कितना हल करना है बाबू? 2 क्वेश्चन हल करना है। तो हम कुल मिला के 3 3 और 2 यानी कि 8 क्वेश्चंस हमें हल करनी है, और जिसमें कितना नंबर का होगा? वो 300 अंक का होगा, यानी कि 8 क्वेश्चन 300 अंक का होगा, एकदम आराम से। तो इस तरह से हम ध्यान देना हमको है कि 8 क्वेश्चन हमें इस टाइप से, इस रणनीति के तहत हमको बनाना है, इस रणनीति के तहत हमको लिखना है और सोल्व करना है कि हमारा वो कम से कम 300 अंक का मार्क्स है, 3 घंटे में हमको हल करनी है कंप्लीट। अब देखिए इसके बाद तो हमारा चौथा पेपर जो हमारा है वो है ईसे। इसे 300 अंक का होता है, 300 अंक का इसे होता है, जो कि एक निबंध होती है, और ये 300 नंबर का होता है, 3 घंटे की होती है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी निबंध जब आप लिखते हैं तो उसका एक, पहले उसका पूरा बायोडाटा हिस्ट्री लेते हैं, वो निबंध हम किस पर लिख रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई टूरिज्म या टेररिज्म पर लिखना है, आपको पता है कि जब हम निबंध उठाते हैं ना, तो उसके पूरी, हम इंडिया में उसकी सर्वे करते हैं, वो निबंध कहाँ का है और वो किस चीज़ पर है, और हमारे भारत में वह जो इशे जिस पर हम लिखने जा रहे हैं, वो इंडिया में, भारत में कहाँ कहाँ उसका प्रभाव है और कहाँ कहाँ उसकी योगदान है, वो सब कुछ हम उसको मिलाकर एक निबंध के रूप में उसको तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निबंध पर भी हमको काम करने की जरूरत है, जो 300 अंक की होती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, मेरा ये जो मेंस का सिलेबस था, मैं उन अभ्यर्थियों के लिए मैं लाया था जो जिनको कि यह पता नहीं है कि मैं तैयारी कैसे करूँ, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये आने वाले जो हमारा बीपीएससी 17वीं मतलब कि 17th बीपीएससी जो हमारा एग्जाम है 2024 में, उसके लिए मैं मेंस का एक सिलेबस तैयार किया था। आप इसके तहत पढ़ें और तैयारी करें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।